आप सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व की परीक्षा के लिए 2 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पहला निबंध है। निबंध व्यक्तित्व की लिखित परीक्षा है और दूसरी प्रक्रिया है साक्षात्कार की। साक्षात्कार व्यक्तित्व की मौखिक प्रक्रिया है, यानी मौखिक तरीके से आपके व्यक्तित्व की जांच के लिए साक्षात्कार का आयोजन होता है। साक्षात्कार सिविल सेवा की परीक्षाओं में नितांत अनिवार्य है। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, एमपी में, यानी प्रत्येक जगह जो अधिकारी वर्ग की परीक्षाएं हैं उसमें साक्षात्कार की अनिवार्यता है। तो साक्षात्कार में कितने अंक आने चाहिए? मेरा जो अपना अनुभव रहा है उसमें अच्छे साक्षात्कार में 70% से अधिक अंक मिलने चाहिए। यानी आपके व्यक्तित्व में वो गुण होना चाहिए कि 70% से अधिक अंक आए। मुख्य परीक्षा का जो वैकल्पिक विषय है उसमें अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो 70% अंक, और यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 60% अंक मिलना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार में हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के। और हिंदी साहित्य के जो अभ्यर्थी हैं, यानी जिनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है या जिनकी हॉबी हिंदी साहित्य में कविता लेखन है, कहानी लेखन है या डायरी लेखन है, तो उनसे एक सहज प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशासन में हिंदी साहित्य का क्या योगदान है। यानी हिंदी साहित्य पढ़ करके आप प्रशासन में कैसे उसका उपयोग करेंगे, या हिंदी साहित्य पढ़ने की उपयोगिता क्या है। दूसरे इसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न हो सकता है कि आप साइंस ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं और आपने हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों लिया है। आपको अपने उत्तर में इसका जस्टिफिकेशन देना होगा कि हिंदी साहित्य का प्रशासन में या प्रशासक बनने में, प्रशासक के गुणों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे आप एक बेहतर प्रशासक बन सकते हैं। तो हम कुछ साक्षात्कार के उन विशेष सलाह पर आज बात करेंगे। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है, या आप साइंस ग्रेजुएट होते हुए हिंदी साहित्य आपने क्यों चयन किया है, तो आप कह सकते हैं कि महोदय, हिंदी हमारी मातृभाषा है और बचपन में माँ की लोरी से लेकर के आज तक मैंने हिंदी में ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान देखा है, या समुदाय के साथ, समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ हमने बात की है। यानी जिन विषयों से मेरा परिचय हुआ है उसमें सबसे अधिक परिचय हिंदी से रहा है। यानी बचपन में नर्सरी से लेकर के आज तक मैंने हिंदी साहित्य में ही 10वीं के स्तर पर, 12वीं के स्तर पर या बोलचाल के स्तर पर हमने काम किया है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यानी भारतवर्ष के अंतर्गत आपको प्रशासक बनना है, यदि आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं साक्षात्कार के लिए तो वहाँ की भी राजभाषा हिंदी है। यानी हिंदी जो बेल्ट है वहाँ पर जो राजभाषा है, जो प्रशासन में काम आने वाली भाषा है, जो संचिका पर लिखी जाने वाली भाषा है, वो हिंदी है। और बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। तो ये आप कह सकते हैं। और आपने क्यों लिया है, आप साइंस ग्रेजुएट हैं, हिंदी क्यों लिया है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के 2 आधार होते हैं, एक तो कला पक्ष और विज्ञान पक्ष। आपने विज्ञान पक्ष से पढ़ाई की है और कला पक्ष के लिए, यानी व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए हिंदी की आवश्यकता है। यानी कला और विज्ञान मिलकर के व्यक्तित्व को पूर्णता देता है। आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए, संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आईक्यू भी चाहिए, ईक्यू भी चाहिए और एसक्यू भी चाहिए। यानी इंटेलिजेंस कोसेंट भी चाहिए, इमोशनल कोसेंट भी चाहिए और स्पिरिचुअल कोसेंट भी चाहिए। और ये तीनों हमें साहित्य से मिलने की अधिक संभावना रहती है। यानी इन तीनों की समग्र समझ, संपूर्ण समझ हमें हिंदी साहित्य से मिलती है। केवल विज्ञान पृष्ठभूमि से या केवल इंजीनियरिंग से इन तीनों की संपूर्ण समझ नहीं मिलती।
हिंदी साहित्य समाज का दर्पण भी है, यानी समाज में जो समस्याएं चल रही हैं, मसलन गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, असमानता है, धार्मिक असमानता है, सामाजिक शोषण है, इन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी, बेहतर जानकारी, संपूर्ण जानकारी, संवेदनशील जानकारी के लिए हिंदी साहित्य पढ़ने की उपयोगिता है। उदाहरण के लिए हम समझें कि यदि आप प्रेमचंद का गोदान पढ़ते हैं तो कृषक जीवन की समस्या वहाँ दिखाई देती है। वहाँ पर बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है। सामंती जीवन की समस्याएं दिखाई देती है, पूंजीवादी शोषण की समस्याएं दिखाई देती है, लोक जीवन की समस्या दिखाई देती है और परलोक जीवन की समस्या भी दिखाई देती है। यानी संस्कार भी दिखाई देते हैं, विचार भी दिखाई देते हैं। यानी कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का समग्र नियोजन, समग्र प्रबंधन न हो। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार मानवीय प्रज्ञा 3 आयामों में बटी होती है, हम 3 आयामों में सदैव विचार करते हैं और अगर किसी आयाम से कट जाते हैं तो कहीं न कहीं गलत कर बैठते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में स्पंदित होते हैं। साहित्य हमें क्या सिखाता है? साहित्य इन तीनों आयामों से जोड़ता है, अतीत से भी, वर्तमान से भी और भविष्य से भी, यानी संस्कारों से भी और विचारों से भी। हमें अपनी परंपराओं का ज्ञान कहाँ से मिलता है? साहित्य से मिलता है। और भी विधाएं हैं जिसमें हम ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन अगर संपूर्णता में, संवेदनशीलता के साथ, समग्रता के साथ जानकारी प्राप्त करनी हो तो साहित्य ही ये अवसर हमें देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको मध्यकाल की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है तो भक्ति आंदोलन पढ़ करके, भक्ति आंदोलन को समझ करके हम पूरा आकलन कर सकते हैं कि आखिर उस दौर में सामंती जीवन प्रणाली, सामंती मानसिकता किन किन क्षेत्रों में, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में हो, चाहे वह आर्थिक अवसरों के क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, दार्शनिक, लोक और परलोक के क्षेत्र में हो, यानी सभी स्तरों पर आप हिंदी साहित्य से समझ बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई किसी को राष्ट्रीय आंदोलन को जानना हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, तो इतिहास के साथ साथ उस समय की पत्रकारिता को, उस समय की साहित्यिक विधाओं को, उस समय के डायरी लेखन को, उस समय की कविताओं को, उस समय के नाटकों को हम समझ सकते हैं। जैसे प्रसाद के नाटक हैं अरुण या मधुमय देश हमारा। अब ये क्यों कहा गया? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ऐसा क्यों कहा गया? छायावाद की रचनाएं नवजागरण को क्यों व्यक्त करती हैं? यानी हम साहित्य के माध्यम से समाज कैसा है और कैसा होना चाहिए, यानी दीपक साहित्य समाधान भी बताता है। कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो केवल समस्याओं को संकेतित करता है, वह उसका समाधान भी बताता है। प्रशासक बनने में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक बेहतर प्रशासक कैसा होता है? एक बेहतर प्रशासक संविधान के प्रति निष्ठावान होता है और ना वह हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, यानी किसी धर्म की संकीर्णता में जकड़ा नहीं होता। और कोई भी एक साहित्य पढ़िए, मान लीजिए आपने कबीर को पढ़ा, तो कबीर ना हिंदू है ना मुसलमान, और कबीर की वो सरल पंक्ति आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कह भी सकते हैं कि हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म न कोई जाना। आज जो धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता की स्थितियां हैं, उन स्थितियों का निवारण कैसे हो सकता है? साहित्य की बेहतर संवेदनशील समझ के साथ। प्रशासक का क्या काम है कि वो आंखों देखी पर भरोसा करे, यानी एक प्रशासक जो है कानों सुनी से ज्यादा किस पर भरोसा करता है? आंखों देखी पर भरोसा करता है। यानी जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले कबीर भी हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले बुद्ध भी हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले गांधी भी हैं। तो देखिए कबीर की पंक्तियां, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। प्रशासकों को कागज की लेखी शास्त्रीय प्रमाण के साथ साथ आंखों देखी पर अधिक विश्वास करना चाहिए। यानी जो एक गरीब आता है, जो एक वंचित आता है, जो एक अवसरों से रहित व्यक्ति आता है और आपके पास कोई फरियाद लेकर के आता है, तो आप उसके अंतर और बाह्य को, उसके मनोविज्ञान को आप समझ सकते हैं साहित्य के माध्यम से।
तार्किकता सिखाता है, साहित्य सदैव तार्किक होता है। कबीर मध्यकाल की स्थितियों में भी तार्किक हैं। तो तर्क को, यथार्थ को, आदर्श को समग्रता में साहित्य सिखाता है। साहित्य संवेदनशील बनाता है। हम समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, यानी हमें एक इम्पैथी का बोध होता है। हम सिंपैथी के साथ साथ इम्पैथी के साथ भी होते हैं, यानी संवेदनशील होते हैं और उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हुए। जब तक आप समझना और उसको आभासित नहीं करते, तब तक आप गहरे स्तर तक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। साहित्य हमें नेतृत्व क्षमता सिखाता है। साहित्य अपनी कमियों को बताता है और साथ साथ, जैसे कबीर की पंक्ति आप कोट कर सकते हैं, जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कबीर प्रतिबद्ध हैं, नेतृत्व क्षमता के साथ हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रशासक को लोक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लोक समाज का ज्ञान होना चाहिए। यानी आप अंग्रेजी भाषी हैं, अंग्रेजी में ही संप्रेषित होते हैं, तो निश्चित रूप से जनमानस में आप लोकप्रिय भी नहीं हो सकते, जनमानस की समस्याओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि भाषा ओढ़ना भी है और भाषा बिछौना भी है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, भाषा समाधान का साधन भी है। भाषा के ही माध्यम से आपके व्यक्तित्व का बोध होता है, भाषा के माध्यम से आपके चरित्र का बोध होता है। तो भाषा बहुत कुछ कहती है। तो इस बहुत कुछ कहने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति या कोई भी प्रशासक उस भाषा को समझे जिस भाषा को आपसे फरियाद करने वाला आपसे कहना चाहता है, जिस भाषा में अपने को व्यक्त करना चाहता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का बोध तो कराता ही है। साहित्य हमें नैतिक बनाता है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिसने गोदान पढ़ा है वह कृषक का शोषण कम से कम कर सकता है, कम करेगा। यानी हमें नैतिक बनाता है, सत्यनिष्ठ बनाता है, ईमानदार बनाता है और जवाबदेह बनाता है। तो साहित्य रखने के ये सब फायदे हैं। और आप जानते हैं कि कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि साहित्य और संस्कृति और कला से जो विहीन है वह पशु के समान है। यानी एक समग्र व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य की अपनी आधारभूत भूमिका है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमने सर्वाधिक समय अपने जीवन का, अपने समाज का, अपने अनुभवों का हिंदी में ही समझा है, हिंदी में ही समझने की कोशिश की है अब तक का जो मेरा जीवन रहा है। इसलिए हम अगर विज्ञान पृष्ठभूमि के हैं तो विज्ञान के साथ, तर्क के साथ, रीजनिंग के साथ हैं, लेकिन हृदय की संवेदनशीलता के लिए, समग्र विचारों के लिए और समझ की शक्ति के विकास के लिए, आईक्यू के लिए, ईक्यू के लिए, एसक्यू के लिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोध के लिए, समाज का दर्पण और समाज का दीपक यानी समस्या और समाधान बोध के लिए, एक समग्र व्यक्तित्व के लिए हमें साहित्य की आवश्यकता थी। और इसीलिए मेरी अभिरुचि भी थी और अभिरुचि के साथ साथ आवश्यकता भी थी, इसलिए हमने हिंदी साहित्य का चयन किया है। इन सभी बातों को संक्षेप में कहना है और तर्क के साथ कहना है। ऐसे ही साक्षात्कार से संबंधित अनेक प्रश्नों का समाधान आपको दिया जाएगा। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप पर, संवाद IAS का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लिख सकते हैं। हमें साक्षात्कार से संबंधित इन प्रश्नों पर कठिनाई हो रही है तो इस तरह के वीडियो बना करके आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।